गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन के बायोलॉजिकल रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन की। सिंपल प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। 2 अमीनो एसिड में मिलकर बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। पेप्टाइड बॉन्ड 2 अलग अलग अमीनो एसिड के बीच में बनता है। 2 अमीनो एसिड के बीच में बनने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है और ये बॉन्ड एक अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप तथा दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट्स के साथ मिलने से बना हुआ बॉन्ड होता है। सिंपल प्रोटीन्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो जैसा कि इनका नाम है, ये स्पेरिकल या फिर ओवल शेप के होते हैं। दे आर जनरली वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामाइन्स, ग्लोबिन्स, हिस्टोन्स etc. अब बात करें फाइब्रस प्रोटीन की। दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड हैविंग स्ट्रक्चर like a fiber. They are generally water insoluble in nature. For example, collagen, elastin and keratin proteins. दूसरी क्लास हमारी है कंजुगेटेड प्रोटीन्स। These are the made up of amino acids and non-protein moiety. They are the conjugates. ये 2 पार्ट्स को मिलकर बने होते हैं जिसमें कि एक पार्ट तो प्रोटीन होता है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन्स वे प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन होने से बनते हैं। दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के साथ में अटैच होने से बनते हैं। तो इनके जैसे नाम हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन के जैसे नाम हैं, वैसा ही कॉम्बिनेशन है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। म्यूकोप्रोटीन्स, जब कोई प्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के कॉम्बिनेशन में आता है तो वो म्यूकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। इसी तरह जब कोई प्रोटीन लिपिड के साथ बाइंड अप हो जाता है तो लाइपोप्रोटीन कहलाता है। जब कोई प्रोटीन फास्फेट के साथ बाइंड अप हो जाता है तो फास्फोप्रोटीन कहलाता है। और जब कभी कोई प्रोटीन किसी कलर्ड सब्सटेंस के साथ बाइंड हो जाता है तो क्रोमोप्रोटीन कहलाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। तो ये सब कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन्स की क्या खासियत है कि इसमें प्रोटीन जो है किसी एक नॉन अमाइनो मॉलिक्यूल के साथ में अटैच रहता है। बात करें अब हम डिराइव प्रोटीन्स की, तो दीज आर द प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड बाय डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन। प्रोटीन के डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन से हमें जो प्रोटीन मिलते हैं वो डिराइव प्रोटीन कहलाते हैं। कौन से प्रोटीन का डिग्रेडेशन? ये हमारे जो सिंपल प्रोटीन होते हैं और कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं, इन्हीं के डीनेचुरेशन या फिर डिग्रेडेशन से बनाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? प्राइमरी प्रोटीन्स हम डीनेचुरेशन या फिर कोगुलेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं और सेकेंडरी प्रोटीन जो है वो हम ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोटीन्स आर coagulated proteins, proteins, metaproteins, and the example of secondary proteins are proteases, peptones, polypeptides and peptides. These are the all components like peptide, polypeptide, peptones are obtained by the breakdown of larger protein molecules. अपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चारों पार्ट
का क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर के बेस पे है। और ये स्ट्रक्चर जब छोटे छोटे अमीनो एसिड आपस में मिलते हुए चले जाते हैं और इनके मिलने से एक लंबी चेन बनती हुई चली जाती है। इन लंबी चेन का अरेंजमेंट आपस में चेंज होने की वजह से ये सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसे कि बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर का, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स इंडिकेट्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड एक लाइन में जुड़े होते हैं। दे फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन बनने की ट्रांसलेशन प्रोसीजर में प्राइमरी अमीनो एसिड बनते हैं और ये अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में एक लाइन में अरेंज होते हैं, इसलिए ये प्राइमरी प्रोटीन कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये प्रोटीन्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, क्योंकि इस प्रोटीन में दो टर्मिनल होता है। एक COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का टर्मिनल होता है और एक नाइट्रोजन NH2 अमाइन का टर्मिनल होता है। तो एक एटम के अमाइन में और दूसरे के कार्बोक्सिलिक एसिड के इन बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। जनरली दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल एक देखिए, एक थ्रेड है। ये थ्रेड एक प्रोटीन की थ्रेड है जिसके एक एंड पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरे एसिड पे अमाइंस हैं। तो बात करें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपका है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप ये 3-4 लाइन लिख के और ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इजीली अंडरस्टूडेबल है। सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू कॉइलिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी बनता है, सेकेंडरी टर्सरी और प्राइमरी की हेल्प से क्वाटरनरी प्रोटीन बनते हैं। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक दूसरे में किस तरीके से स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है, उस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया गया है। तो बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, जब प्राइमरी प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर क्वाइल्ड हो जाता है तो क्वाइल्ड होकर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। दीज आर जनरली हेलिकल इन नेचर एंड लुकिंग लाइक अ स्प्रिंग। और ये किसकी वजह से होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन बेस के बीच में। जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल को आपस में अटैच करने का काम करता है। और जब दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं तो एक दूसरे के आसपास क्वाइल्ड हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक तरफ तो COH ग्रुप है और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप है। इन दोनों के बीच में जो क्वाइल्ड फॉर्म है ये हमें दिखा रहा है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्वाइलिंग की वजह से ऑब्टेंड हुआ है। नाउ बात करें हम टर्सरी स्ट्रक्चर का, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में दिस स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, साल्ट ब्रिज etc. They are large chain polypeptide tightly folded into compact form. टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे से टाइटली फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के माध्यम से जुड़ जाते हैं। इन दोनों के आपस में बनाने वाले बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो सकते हैं। इन चारों में से कोई भी बॉन्ड हो सकता है। कौन कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। इन सब के बॉन्डिंग से एक बैड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये बैड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये 2D में होती है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है ये टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम बात करें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ये 2D से 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
3D फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है? जब दो अलग अलग प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक प्रोटीन आपस में इंटरेक्शन करते हैं। द वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन इज known as subunit. They form complex large aggregates. एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा कोई प्रोटीन है, बीटा कोई प्रोटीन है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होकर आपस में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का निर्माण किए हैं और ये जो अल्फ़ा बीटा है ये सब यूनिट्स के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन। लगभग सभी लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। फर्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में जब भी बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले फ्री शुगर्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, तीसरे पोजीशन पे आता है हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट एंड लिपिड। इन फैट और लिपिड को हमारी बॉडी कंज्यूम करती है और सबसे लास्ट में नंबर आता है प्रोटीन्स का। ये सीक्वेंस इसलिए भी ऐसा है क्योंकि इनमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ कैलोरीज कम हो जाती हैं। तो प्रोटीन का नंबर लास्ट में है, लेकिन फिर भी ये एनर्जी का सोर्स है और इसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। तो जनरली 1 ग्राम ऑफ अमाइनो एसिड्स गिव्स 4 कैलोरीज एनर्जी। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी लिटिल, बट in case of emergency it play a vital role. Second, mechanical support to tissues, जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे टिश्यू और मसल्स को एकदम टाइटली आपस में क्लोजली बांध के रखते हैं और उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स आर द मेजर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन्स, इसलिए सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन। द फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय एंजाइम दैट आर प्रोटीन इन नेचर। सभी के सभी रिएक्शंस जो कि हमारे बॉडी में या विद इन द सेल होता है वो सब का सब किसी न किसी प्रोटीन से कैटेलाइज्ड होता है और जो प्रोटीन कैटेलाइज करती हैं इन प्रोटीन्स को हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, एक्टिन एंड मायोसिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में वाइटल प्ले रोल करने वाले या बेसिक यूनिट जो होती हैं वो एक्टिन और मायोसिन होती हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बिना मसल का कॉन्ट्रैक्शन संभव नहीं है। अब बात करें प्रोटीन जो है, नेक्स्ट रोल इज़ प्रोटीन प्ले अ वाइटल रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के क्लॉटिंग में प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन से क्लॉटिंग होती है और क्लॉटिंग के थ्रू ब्लीडिंग रुक जाती है। जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होता है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में बहुत सारी प्रोटीन्स रहती हैं, लाइक थ्रोम्बिन रहता है, फाइब्रिनोजेंस रहते हैं, ये सब के सब प्रोटीन के होते हैं जो आपस में मिलकर एग्रीगेट्स बनाते हैं और जिससे ब्लीडिंग रुकती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन्स। हमने बात की थी क्रोमोप्रोटीन का। क्रोमोप्रोटीन यानी कि दोज प्रोटीन्स विच बाइंड टू अ सम कलर्ड सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ oxygen. They help in transmission of nerve impulse as a neurotransmitter. दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज का जो ट्रांसफ़र है वो भी प्रोटीन के माध्यम से होता है और ये जो प्रोटीन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। सम हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, पैराथॉर्मोन आर पेप्टाइड इन नेचर। कुछ हार्मोन भी पेप्टाइड नेचर के होने की वजह से प्रोटीनस नेचर होते हैं और हार्मोन का हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि इंसुलिन दिया हुआ है, इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल का डाउन करती है। पैराथॉर्मोन भी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।
कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।